नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 23 दिसंबर और 23 दिसंबर को आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम था, जो कि आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में जो भी जीके जी साइंस से प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं हमें मिल गए हैं। तो आज की इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आरआरबी टेक्नीशियन से जुड़े हर पर अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप जाकर उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न पूछा गया, वो पूछा गया कि केंद्रीय बजट जो है 2024-25 किसने जो है पेश किया था। ठीक है, तो केंद्रीय बजट 2024-25 की जब हम लोग बात करते हैं तो इसको पेश किया गया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण होगा। इसके अलावा ये जो बजट है आपका 23 जुलाई को पेश किया गया था और यह इनका लगातार सातवां बजट था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बताते चलें कि किसी भी एग्जाम में मॉक टेस्ट जो है कितना बेहद जरूरी हो जाता है। ये भली बात भी आप लोग जानते होंगे। और मॉक टेस्ट देने का जो सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है अभी तक के मार्केट में, वो है आपका टेक्स्ट बुक पर अभी आपका ऑफर भी चल रहा है फ्यूचर ऑफिसर सेल के नाम से। इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक 5 प्रो अगर परचेज करते हैं तो आपको जो मात्र 615 रुपये में जो है ये मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड अगर आप APG यूज करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा छूट भी मिलेगा। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इनसे अपना पूरा रिफंड भी ले पाते हैं। जिन लोगों को टेक्स्ट बुक के विषय में नहीं मालूम है, उनको पता चलें कि टेक्स्ट बुक पर आपके भारतवर्ष में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, लगभग आपको 800 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस PYP का जो एक्सेस है आपको मात्र 615 रुपये में ही मिलता है। जिसमें SSC एग्जाम, रेलवे का एग्जाम, डिफेंस का एग्जाम या स्टेट लेवल का कोई एग्जाम होता है, बैंकिंग का एग्जाम, सभी एग्जाम इसमें आपके इंक्लूड रहते हैं। तो जो भी लोग परचेज करना चाहते हैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ में कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा, तो आप जाकर उसको एक बार ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। हम लोग चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पेड़ यानी ट्री का मोटाई और पतलापन का क्या कारण हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका जल दिया गया था, तो जल यानी वाटर इसका राइट आंसर होगा। पेड़ों की जड़ों को पर्याप्त जल मिलने से पेड़ स्वस्थ और मोटा हो सकता है और जल की कमी से पेड़ कमजोर और पतला भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, सबसे अधिक निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो इसका राइट आंसर आपका पोटेशियम होगा। पोटेशियम को हम लोग के नाम से भी जानते हैं। के सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, हवा और पानी के साथ तेजी से ये क्रिया कर लेता है। इसके अलावा सीजियम की बात करते हैं तो सभी धातुओं में सबसे अधिक अविक्रियाशील धातु की बात करते हैं तो सीजियम है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मानव पाचन तंत्र में पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम क्रमशः किस अंग के द्वारा स्रावित होता है। तो सिर्फ आपसे पेप्सिन के बारे में ही पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका पेट हो जाएगा। अगर आपसे ट्रिप्सिन के बारे में भी पूछा जाता तो इसका राइट आंसर आपका अग्नाशय होता। ठीक है, तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन महत्वपूर्ण पाचक एंजाइम है जो क्रमशः अमाशय और अग्नाशय दोनों के द्वारा अमाशय और अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। इसके अलावा पेप्सिन की जब बात करते हैं तो यह अमाशय में उपस्थित गैस्ट्रिक मुख्य कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। यह भोजन में मौजूद प्रोटीन को पाचन में मदद करता है। पेप्सिन को अपनी क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है और इसलिए स्रावित अम्ल यह कार्य करता है। इसके अलावा ट्रिप्सिन की बात करते हैं तो यह पाचन तंत्र का एक प्रोटीज है जो अग्नाशय में एक निष्क्रिय अग्रदूत ट्रिप्सिनोजेन के रूप में निर्मित होता है। इसके बाद से छोटी आंत में स्रावित किया जाता है, जहां एंट्रोकाइनेज प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज ट्रिप्सिन को सक्रिय करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा उत्तक पौधे को कठोर और सख्त बनाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा स्क्लेरेनेकाइमा, इसका राइट आंसर होगा। स्क्लेरेनेकाइमा की जब हम लोग बात करते हैं तो ये एक आपका सरल अस्थायी उत्तक है जो पौधे को कठोर और सख्त बनाता है। इसके अलावा पेरेन्काइमा की बात करते हैं तो पतली दीवारों वाले उत्तक होते हैं जो खाद्य भंडारण, प्रकाश संश्लेषण और पौधे के जीवन की अन्य गतिविधियों में शामिल होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपसे पूछा जाएगा कि कोलेनकाइमा के बारे में। ठीक है, तो कोलेनकाइमा कोशिकाएं वह होती है जिनमें अनियमित रूप से मोटी कोशिका वृद्धि होती है जो सहारा और संरचना प्रदान करती है। जाइलम की जब हम लोग बात करते हैं तो जाइलम वो उत्तक है जो पौधे में से पानी ऊपर ले जाता है। यह वाहिकाओं या ट्रेकिट्स
जाइलम, पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से बना होता है। बाकी फाइलम की बात करते हैं तो फाइलम पौधे ले जाते हैं, जाइलम जल ले जाता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जुलाई 2024 में किसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो विश्व धरोहर यूनेस्को की सूची की जब हम लोग बात करते हैं तो जुलाई 2024 में जो है आपका असम के चिराईदेव मैदान, ठीक है, याद रखिएगा, असम के चिराईदेव मैदान को जो है आपका शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका वही हो जाएगा। इसके बाद जो है असम के मोइदम अहोम राजवंश की टीला दफनाने की व्यवस्था को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची की सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल है, ठीक है, कितना है, 43वां स्थल है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा जो है आपका यह असम का तीसरा स्थल है, ठीक है, ये जो अभी शामिल हुआ है तो 24 में, तो ये असम का तीसरा स्थल है। लेकिन इससे पहले जो है असम के 2 और स्थल यानी असम की काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य को जो है 1985 में ही प्राकृतिक श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा बात करते हैं यूनेस्को के बारे में तो विश्व धरोहर स्थल की सूची में सबसे अधिक स्थल आपका इटली का है 59, जबकि 57 स्थलों के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा अगर आपसे भारत के बारे में पूछा जाएगा तो भारत 43 स्थलों के साथ जो है 6ठे स्थान पर है, इस बात को याद रखना है। अजंता गुफा, एलोरा गुफा दोनों महाराष्ट्र में है। आगरा में ताजमहल, उत्तर प्रदेश में आगरा किला को 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाले भारतीय स्थल थे, ठीक है, इस बात को याद रखना। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया। तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 की जो बात करते हैं तो ये दिया गया है आपका 2 जून 2024 को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज को, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। ये जो पुरस्कार है कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत के द्वारा दिया गया। इसके अलावा ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस ने डॉक्टर MS को सम्मानित करने के लिए कृषि के नेतृत्व में डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार की स्थापना जो है किया गया था। इसके अलावा इस पुरस्कार का जो स्थापना है 2004 में होता है और ये जो पुरस्कार है पहली बार 15 मार्च 2005 को भारत के माननीय तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा नॉर्मन ब्लॉक को दिया गया था, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रेड मोल्ड इज साइंटिफिकली कॉल्ड, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका राइजोपस हो जाएगा। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड कहा जाता है क्योंकि यह ब्रेड को खराब करने में शामिल होता है। इसके अलावा एगारिकस की बात करते हैं तो ये आपका मशरूम का वो वंश है। इसके अलावा एस्परगिलस की बात करते हैं तो भोजन विषाक्तता का यह कारण बनता है। इसके अलावा जो है आपसे पूछा जाएगा पेनिसिलियम एंटीबायोटिक क्या है, तो पेनिसिलियम का उत्पादन जो है वो दोस्तों आपका करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि गुरुत्व के खिंचाव के कारण ऊपर और नीचे की तरफ तनों और जड़ों की क्रमशः वृद्धि को क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग जो कहते हैं हम लोग गुरुत्वानुवर्तन जो है इसे कहा जाता है। तना किसी पौधे का वह हिस्सा होता है जो जमीन के ऊपर बढ़ता है जबकि जड़ें जमीन के नीचे बढ़ती है। गुरुत्वाकर्षण बल की प्रतिक्रियाओं के सापेक्ष पौधों के हिस्से की वृद्धि को गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है और पौधे के तनों के ऊपर की और वृद्धि को हम लोग ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है और जड़ों के नीचे की ओर वृद्धि को धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश की दिशा में पौधे की वृद्धि को हम लोग प्रकाशानुवर्तन कहते हैं जैसे कि सूरजमुखी। इसके अलावा जलानुवर्तन किसे कहा जाता है, तो पानी या नमी की ओर पौधे के हिस्से की वृद्धि को हम लोग जलानुवर्तन कहते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा रसानुवर्तन किसे कहा जाता है, तो कुछ रासायनिक पदार्थों की प्रतिक्रियाओं में पौधे के अंग की वृद्धि को हम लोग रसानुवर्तन कहते हैं। फिर आपसे पूछा गया कि एक्स कांजिन जो आपका सैन्य अभ्यास है वो आपका 2024 में जो हुआ था 8वां संस्करण वो आपका कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका ओली में हुआ था। ये जो एक्स कांजिन जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और कजाकिस्तान के बीच जो आपका होता है। ये ओली कहाँ पड़ता है, तो ये ओली आपका उत्तराखंड में पड़ता है। ये आपका 30 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024 को जो है वो आपका शुरू हुआ था और 13 अक्टूबर 2024 तक जो है वो आपका चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन है, तो इसका राइट आंसर जो होगा अमन सहरावत होगा। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 kg कुश्ती वर्ग में कांस्य पदक
कांस्य पदक जीत के साथ ही अमन सहरावत ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय जो है वो आपके बन गए हैं। अमन सहरावत ने पीवी सिंधु का रिकॉर्ड तोड़ा और जिन्होंने 2016 के ओलंपिक में, रियो ओलंपिक में 21 साल 1 महीने 14 दिन की उम्र में जो है रजत पदक जीता था। भारत ने 2024 पेरिस ओलंपिक में अब तक 6 पदक जीते हैं, 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। इसमें से आपका मनु भाकर ने कांस्य पदक, महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में मनु भाकर और सरबजोत की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम शूटिंग में कांस्य पदक जीता। स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक, पुरुषों की 50 मीटर राइफल तीरी पोजीशन में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की बात करते हैं तो कांस्य पदक नीरज चोपड़ा की बात करते हैं, तो रजत पदक अमन सहरावत की बात करते हैं, तो कांस्य पदक पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 kg कुश्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ऑक्सीजन के द्वीप परमाणुक और फास्फोरस से संबंधित आपका आया था कि ऑक्सीजन द्वीप परमाणुक है या नहीं है, फास्फोरस बहुपरमाणुक है कि नहीं है। तो आपको पता चले कि ऑक्सीजन आपका द्विपरमाणुक अणु है जबकि फास्फोरस आपका बहुपरमाणुक अणु है। बाकी अणुओं के आधार पर, अणुओं के परमाणुता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि आपका मोनोटॉमिक हो गया, मोनोटॉमिक एक परमाणु से बना होता है, उदाहरण के लिए हीलियम नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन हो गया। द्विपरमाणु की बात करते हैं तो 2 परमाणु से बना होता है, उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन हो जाएगा। त्रिपरमाणु की बात करते हैं तो 3 परमाणु से बना होता है, उदाहरण के लिए ओजोन हो जाता है। बहुपरमाणु की बात करते हैं तो 3 या उससे अधिक परमाणु से बना होता है, जैसा कि आपका फास्फोरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक करते हुए चलिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। बाकी टेस्ट बुक ईयरली पासपोर्ट से अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और इस वीडियो का जो PDF जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।